हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी डिस्कार्ड करने के बाद नई नई रिसर्चेज होने लगी। अब वो रिसर्चेज जो थी, जो कि एक फ्लॉ ड्रॉबैक भी था वैगनर की थ्योरी का। वैगनर ने जो थ्योरी दी थी उसका ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने जो भी एविडेंसेस या जो भी कह सकते हैं फोर्सेस के बारे में जो बताया था वो सब कॉन्टिनेंट से थे। अब क्या हुआ, रिसर्च होने लगी ओशन के अंदर। जब ओशन के अंदर रिसर्च हुई, ओशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अर्थ, और ये बात ध्यान रखिएगा, कॉन्टिनेंट्स ओनली कॉन्स्टिट्यूट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। बाकी 71 अराउंड 71% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ओशंस हैज बीन ऑक्यूपाइड विद वाटर। ये आपको हम सबको पता है, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पे प्रूफ मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, एविडेंस मिलने के, या कुछ ऐसा कोई रिसर्च, कोई ऐसी कोई कुछ सामने आने की ज्यादा चांसेस हैं जिससे कि उस फोर्स के बारे में पता चल सके जिससे कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए, और ऐसा ही हुआ। तो इसीलिए हम कॉन्टिनेंटल फ्लोर के बारे में हम उसके मैपिंग करने लगे और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पता लगाने लगे। और आज जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके की है कि द ओशन फ्लोर में बी सेगमेंटेड इनटू 3 मेजर डिवीजन्स। 3 मेजर डिवीजन्स में सेगमेंट किया जा सकता है पूरे ओशन फ्लोर को। ओशन फ्लोर का कैरेक्टर या स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, वो 3 मेजर डिवीजन्स में हम उसको कर सकते हैं सेगमेंट, बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ रिलीफ। रिलीफ जो है, जो रिलीफ फीचर्स हैं ओशन के अंदर, जो फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, उनकी डेप्थ कितनी है, एज वेल एज फॉर्म्स ऑफ रिलीफ, और उन रिलीफ का फॉर्म कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। इन दो चीजों के बेसिस पे ये आपको ध्यान रखना है, डेप्थ ऑफ रिलीफ एंड फॉर्म्स ऑफ रिलीफ। इन दोनों चीजों के बेसिस पे हमने ओशन का कॉन्फ़िगरेशन किया है। ओशन को 3 सेगमेंट्स में बांटा है, और 3 सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, दूसरा है एबिसल प्लेन्स, और तीसरा मिड ओशनिक रीजन्स। इन तीनों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहली बज्जी किसकी है? सबसे पहले जो टर्न है पढ़ने की वो है हमारी कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स की। अब हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। आप बोलेंगे सर पढ़ा तो आप ओशन फ्लोर रहे हो और पहला ही नाम आ गया कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, है ना। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ऐसा नहीं है कि यहां कॉन्टिनेंट खत्म हुआ और यहां सीधा पानी स्टार्ट हो गया, ओशन स्टार्ट हो गई, ये ओशन क्रस्ट स्टार्ट हो गई, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशनिक क्रस्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पहाड़ देखें, पहाड़ देखें ना, क्या होता है पहाड़ में? इस तरीके के होते हैं, ऐसे होते हैं कि नहीं होते? अब सपोज कीजिए ये पहाड़ अगर पानी के अंदर होता, ओशन के अंदर, और सरफेस लेवल मान लीजिए यहां पे है, यहां पे सरफेस सी लेवल है, ठीक है, यहां पे सी लेवल है, तो क्या होता हमारा? इस तरीके का होता, इस तरीके से यहां तक पानी है, यहां भी इधर इस तरफ इस साइड भी ऐसे पानी है, ठीक है। अब ऊपर से जो खड़ा है उसको देखने में ये लगेगा कि यहां से ओशन स्टार्ट हो चुका है या सी स्टार्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां तक तो इसी का हिस्सा है ना, यहां तक तो इस पहाड़ का हिस्सा चल रहा है, इससे आगे ओशन स्टार्ट हुआ है। क्योंकि ये स्लोप में है इसीलिए यहां तक पानी आ गया। पानी अपना सरफेस लेवल तो लेगा ना, जो उसका लेवल है वहां तक तो आएगा, वहां तक पानी आ गया, तो हमें लग रहा है कि यहां से ही ओशन स्टार्ट हुआ। यही चीज कॉन्टिनेंट के केस में भी है। कॉन्टिनेंट्स भी इसी तरीके से हैं, कॉन्टिनेंट्स भी इसी तरीके से हम कह सकते हैं। ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ये हमारे पूरे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और यहां से हमारी ओशनिक क्रस्ट स्टार्ट होगी। तो हमें जो ऊपर दिखता है कई सौ किलोमीटर तक, वो कॉन्टिनेंट ही चल रहा है उसके ऊपर, बस क्योंकि वो हिस्सा पानी के अंदर दबा हुआ है, वो नीचा था, इस रीजन से कंपैरेटिवली नीचा था, ठीक है, इस रीजन से नीचा था, वो पानी के नीचे दब गया, तो इसलिए वो हमें लगता है कि ओशन का पार्ट है, लेकिन वो एक्चुअली कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है। यही हम पढ़ने वाले हैं, चलिए पढ़ते हैं अब। और इसको हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स बोलते हैं। मार्जिन्स मतलब कॉन्टिनेंट है तो वो कॉन्टिनेंट थी, लेकिन कॉन्टिनेंट का बाहर का एज है, मार्जिन है उसके। चलिए तो अब आते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बारे में। दीज फॉर्म ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीप सी बेसिन। समझ आ गया? कॉन्टिनेंटल शोर्स मतलब कॉन्टिनेंटल के जो किनारे हैं कॉन्टिनेंट्स के, ये किनारा है जहां पे हम घूमने जाते हैं गोवा पे बीच पे, और ये यहां पे डीप सी प्लेन आ गया, यहां पे डीप सी बेसिन आ गए, गहरे समुद्र के मैदान, है ना। उन दोनों के बीच में जो एरिया है, ट्रांजिशन एरिया, उसको हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन बोलते हैं। मतलब कॉन्टिनेंट खत्म होने के बाद और ओशियनिक प्लेन शुरू होने से बीच का जो एरिया है वो एक्चुअली है कॉन्टिनेंट का ही, लेकिन समुद्र में डूबा हुआ है, इसलिए हम उसको कॉन्टिनेंटल मार्जिन बोलते हैं। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है डीप सी बेसिन।
दे इंक्लूड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप सी ट्रेंचेस। अब कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है वो चार चीज आती है इसमें। पहली चीज आ रही है कॉन्टिनेंटल शोर, कॉन्टिनेंटल स्लोप, हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बात करते हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा, जैसे मान लीजिए हमारा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इसके बाद पानी स्टार्ट हो गया, समुद्र का पानी स्टार्ट हो गया, यहां लहरें आती जाती रहती हैं। ये रीजन मान लेते हैं, इतने रीजन में लहरें आती जाती रहती हैं। अब फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो हीरो यहाँ पे खड़ा रहता है, हीरो हीरोइन, वो ऐसे चलते रहते हैं इस पानी में, थोड़ा अंदर तक भी जा सकते हैं आप, 10-15-20 फुट तक। तो पानी गहरा होता जाता है लेकिन आप चल सकते हैं उसमें, इस तरीके से आप आराम से आगे पीछे जा सकते हैं। पानी गहरा होना वो अलग समस्या है, लेकिन आप चल रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पे जो है ना, ये जो स्लोप है ये बहुत जेंटल है, मतलब स्लोप बहुत कम है। यहां ऐसे इस तरीके से बहुत धीरे धीरे स्लोप चल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है, बस किसी रीजन से यहां पे ये थोड़ा दब गया इस तरीके से, इस तरफ से या तो झुक गया या वो एरिया ऊपर उठ गया, उस वजह से पानी के अंदर चला गया। ये एरिया जो है ये पानी के अंदर बाहर होता रहता है, आता जाता रहता है, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं जीएस में जब पढ़ाएंगे। तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है, समझ गए। ये कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, कॉन्टिनेंट का मार्जिन पूरा ही कॉन्टिनेंट का पार्ट है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ये बहुत रिसेंटली पानी से बाहर भी था, हो सकता है कि ज्यादा नहीं, हजार नहीं, कुछ लाख साल पहले ही ये पानी से बाहर भी हो, वहां पे अभी नहीं जाते हैं। बस ये ध्यान रखना कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंट का वो एरिया होता है जहां पे कि स्लोप बहुत कम होता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप में क्या होता है, जैसे यहां पे स्लोप बहुत जेंटल था, यहां पे स्लोप स्टीप होता है, एकदम से स्लोप तेज हो जाता है, समझ गए। यहां पे ये जो रीजन है, यहां पे एकदम से स्लोप जो है तेज हो जाता है, खतरनाक स्लोप, एकदम से आप यहां तक तो चल सकते हो, यहां से आगे जाओगे तुरंत फिसल जाओगे नीचे, आपको लगेगा एकदम भागना पड़ रहा है, स्लोप इतना तेज हो गया, या गिर जाओगे आप, समझ गए। तो यहां कॉन्टिनेंटल शेल्फ में और स्लोप में क्या फर्क है, शेल्फ जो है कॉन्टिनेंट के जैसा ही हिस्सा है जिसका कि स्लोप बहुत जेंटल है, कॉन्टिनेंटल स्लोप का स्लोप बहुत ही स्टीप है, ये हिस्सा है। इसके आगे हमारे प्लेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, हमारा प्लेन स्टार्ट हो गया। लेकिन होता क्या है कि यहां से जो है, जो नदियां पानी लाती हैं, सब लैंड से पानी लाएंगी समुद्र के अंदर, उन पानी में, उस वाटर में, ओशन में जब डालती है तो बहुत सारे सेडिमेंट्स भी डालती है। वो सेडिमेंट्स जो मोटे मोटे होते हैं वो यहां पे आकर इकट्ठे हो जाते हैं, यहां पे इस तरीके से, समझ रहे हो, क्योंकि आगे तो प्लेन है, आगे वो जा नहीं सकते, वो यही जो मोटे, मेनली जो मोटे सेडिमेंट्स होते हैं वो यहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, इसको हम कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक बार मैं इनका नोमेनक्लेचर कर देता हूं। ये हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप, और ये हमारा कॉन्टिनेंटल राइज हो गया। यहां तक आपको समझ आ गया, आई गेस, ठीक है। इसके बाद फिर डीप सी ट्रेंचेस भी आ जाती हैं। डीप सी ट्रेंचेस के बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले। सपोज कीजिए यहां तक कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, उसके बाद ओशन प्लेट स्टार्ट होने से पहले, ये मान लीजिए यहां से ओशन प्लेट स्टार्ट हो रही है, ये हमारा कॉन्टिनेंट है यहां तक। अब मैंने आपको बताया था कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशन प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, यहां पे कन्वर्जिंग बाउंड्री है, मतलब दोनों प्लेट्स की डायरेक्शन जब एक दूसरे के तरफ होती है, मतलब ये भी इधर को भागेगी, ये भी इधर को भागेगी, तो ये दोनों टकराएगी, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बाउंड्री। आने वाला भी टॉपिक, ठीक है। ये ट्रेलर है हॉरर मूवी का, हॉरर मूवी नहीं है, इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इजी चीजें हैं। आपको बस अभी लग रहा होगा, आप क्योंकि पहली दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज है, ठीक है। तो ये बाहर जा रही है। अब जब ये जाएंगी तो मैंने क्या बताया था कि जब दो प्लेट्स टकराती हैं तो उनमें से नीचे कौन सी जाएगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और जब वो नीचे जाती है तो ये जो ये वाला रीजन है, ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रेंच बन जाती है, यहाँ पे गड्ढा टाइप का बन जाता है जिसको कि ट्रेंच बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी ट्रेंच मिलेगी इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से हमारी ट्रेंच मिलती है। ये हमारी ट्रेंच हो गई। यहां से अब आगे ये हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, कई बार भर भी जाती है, डिपेंड करता है और दोनों प्लेट्स की का नेचर कैसा है, कितनी पुरानी है प्लेट्स, ठीक है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है।
तो ये हमारी चार चीज होगी कॉन्टिनेंटल मार्जिन से रिलेटेड। ठीक है, ट्रेंचेस के बारे में भी हमने पढ़ लिया, डीप सी ट्रेंचेस, ये बहुत डेप्थ में जाकर के होती है, इसलिए इनको डीप सी ट्रेंचेस बोलते हैं। गहरी भी होती है अपने आप में, काफी बहुत गहरी होती है। ठीक है, क्योंकि इनका कुछ प्लेट नीचे जा रही है, तो प्लेट तो कितना नीचे जा सकती है। अगर वो नहीं होगी, अभी अभी गया कुछ, मतलब रिसेंटली गया है 2-4 लाख साल पहले, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये क्या होगा कि उनका भी सेडिमेंटेशन नहीं हुआ, वो भरी नहीं है। तो ऐसे केस में उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट बोल रहा है, इफ ऑफ दीज द ओशनिक डीप ओशनिक ट्रेंचेस आर द एरियाज व्हिच आर कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन सो फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स इज कंसर्न। अगेन कि इन सब चीजों में ये तो कॉन्टिनेंट का हिस्सा हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो देखो साफ सीधी बात है, ये तो कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, स्लोप कम है, फिर ये भी स्लोप है, ये एक तरीके की दीवार होगी कॉन्टिनेंट की। जो ट्रेंचेस है इन्हीं से हमें पता चलता है किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन कॉन्टिनेंट्स का मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अभी 7 ऐसे फॉर्म में हुआ है, 7 जगह पे। वो किस वजह से हुआ है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से, ऐसा कह सकते हैं, प्लेट मूवमेंट्स। तो वो हमें जानकारी कहां से मिली, वो ट्रेंचेस से ही मिली। हमें पता चला कि 2 प्लेट जब सबडक्ट करती हैं तो इस तरीके का बनाती हैं, ट्रेंच बनाती हैं। इसका मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट का जो मार्जिन होता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन पे सबडक्शन होता है कई बार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, कॉन्टिनेंटल मार्जिन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट कर दिया, मैं टॉपिक पूरे का पूरा टॉपिक ही दोबारा समझा दूंगा। तो मुझे लगता है इसमें कुछ समझ आया होगा, मैंने इतना अच्छे समझाया। कोई भी इतना टाइम देता नहीं है इन सब चीजों को। ठीक है, चलिए अब हम जंप करते हैं एबिसल प्लेन्स पे या एबाइसल प्लेन्स पे। एबाइसल प्लेन्स क्या होते हैं? एबाइसल प्लेन्स आर एक्सटेंसिव प्लेन्स दैट लाई बिटवीन कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स एंड मिड ओशनिक रिजेस। समझ रहे, बहुत बड़े बड़े प्लेन्स होते हैं समुद्र के अंदर, प्लेन एरिया होता है, मैदान होते हैं, मैदान टाइप। अब क्या है, मान लीजिए ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, ये स्लोप है, ये राइज है, ये यहां तक कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, ट्रेंच हो गई यहां तक। ठीक है, इसके बाद फिर अब प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है यहां तक। यहां पे हमारी मिड ओशनिक रिजेस होंगी, ये हमारी मिड ओशनिक रिजेस होती हैं पूरे ओशन के बीच में। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा ऐसे ही ट्रेंच, राइज, स्लोप और कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अगला कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो गया है ना, यहां पे दूसरा कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो गया। ये हमारा पहला वाला कॉन्टिनेंट है जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, दोनों को पढ़ रहे हैं एक्चुअली। तो ये जो बीच का रीजन है, यहां तक तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन ही है, ट्रेंचेस तक तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, और ये मिड ओशनिक रिजेस होती हैं, ओशन के बीच में माउंटेन रेंजेस होती हैं, जिनके बारे में आपको बताया था कि ये कैसे बनती है। बाकी अभी तो पढ़ेंगे ही, नेक्स्ट टॉपिक तो यही है, मिड ओशनिक रिजेस अच्छे से बताऊंगा। तो इनके बीच का जो ये रीजन है, इसको हम एबाइसल प्लेन्स बोलते हैं, ABY एबाइसल प्लेन्स। ठीक है, इजी टू रिमेंबर है, याद रहेगा आपको। इनका एक कैरेक्टरिस्टिक होगा, द प्लेन्स आर, एबाइसल प्लेन्स आर द एरियाज वेयर द कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन्स गेट डिपॉजिटेड। ये क्या बोल रहा है कि इन ये एरिया जो है एबाइसल प्लेन्स, वो ऐसे एरियाज है जहां पर कि कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, जो कि मार्जिन से आगे निकल जाते हैं। देखो कॉन्टिनेंट जो हमारा, जो कॉन्टिनेंट्स पे जो हमारा सेडिमेंट्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली रिवर से आती हैं ज्यादातर, तो वो स्लोप से ऐसे आएगा लुढ़कता हुआ, यहां आएगा, फिर सॉरी ये शेल्फ से ऐसे आएगा धीरे धीरे, फिर स्लोप पे एकदम से लुढ़कता हुआ आएगा। स्लोप पे हमेशा सेडिमेंट्स लुढ़कते हुए, बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए मिलते हैं। ऐसा नहीं है एकदम लुढ़कते हुए जा रहे हैं, उनकी थोड़ी स्पीड कम होती है, पर वो देखते हैं उनकी पोजीशन जो चेंज होती है थोड़े टाइम बाद, वो मूवमेंट में होते हैं, बहुत स्लो मूवमेंट होती है पर होती है, और वो यहाँ पे राइज पे आकर के वो इकट्ठा हो जाते हैं। ये होता है ज्यादातर बड़े वाले जो सेडिमेंट्स होते हैं, मोटे वाले। कुछ सेडिमेंट्स ऐसे होते हैं जो पानी के साथ आगे तक चलते रहते हैं, पानी में घुल के आगे चलते रहते हैं, और इन ट्रेंचेस को भी क्रॉस कर जाते हैं। वो सब जो वो यहां पे आगे इकट्ठे हो जाते हैं इस रीजन में। ठीक है, इसमें भी एक सेडिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो भी हमें पढ़ना है, आगे जाके जीएस में पढ़ेंगे हम। टेस्ट में एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है तो अभी नहीं पढ़ते, एनसीईआरटी में कि कौन कौन से सेडिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे क्या क्या होता है, वो सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, क्यों कितनी लेयर बन जाती है इनकी, वो सब चीजों में पढ़नी है। तो ये हमारे एबिसल प्लेन है, इनके ऊपर ज्यादा सेडिमेंट्स जो आकर के जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन एरिया को क्रॉस कर जाते हैं, फर्स्ट वाला जो हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन है वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। ये भी आपको समझ आ गया। तीसरा हमारा आ गया मिड ओशनिक रिजेस, इनके बारे में हमें पढ़ना है।
ठीक है, तो लेट्स जंप टू मिड ओशियनिक रीजस। चलिए अब हम जंप करते हैं मिड ओशियनिक रीजस पे। मिड ओशियनिक रीजस के बारे में पढ़ा चुका हूं। ओशियन के बीचों बीच एग्जांपल फिलहाल हम लेते हैं अटलांटिक ओशियन का। ये हमारा अटलांटिक ओशियन है एस शेप में, बताइए। इसके बीचों बीच यहां से स्टार्ट होती है लगभग नॉर्थ पोल से और नीचे तक जाती है साउथ पोल तक, एक मिड ओशियनिक रीजन बीचों बीच। ये क्या है? चेन ऑफ माउंटेन रेंजेस। इधर भी माउंटेन इधर भी माउंटेन चल रहे हैं, मतलब कुछ किलोमीटर तक, बहुत लंबे नहीं होते, लंबे तो होते हैं जो सरफेस पे मौजूद है उनसे लंबे। तो अगर कोई पूछे सबसे लंबी माउंटेन रेंज अर्थ के सरफेस पे कहां मिलती है, तो वो ओशन में मिलती है, मिड ओशियनिक रीजन होती है, अगर कभी क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अगर मिड ओशियनिक रीजन भी है ऑप्शन में तो यही आएगा, ये वही आंसर होगा आपका। चलिए पढ़ते हैं। द इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशन। ओशन के अंदर इंटरकनेक्टेड माउंटेन सिस्टम होता है, समझ गए बात आप? माउंटेन सिस्टम में इंटरकनेक्टेड जुड़ा हुआ है, बहुत लंबी चेन्स होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे सबसे लंबी माउंटेन चेन होती है, दो सबमर्ज अंडर द ओशनिक वाटर, लेकिन ये ओशनिक वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होती हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। मैंने आपसे क्या बताया था, ये पानी है। अगर मान लीजिए कोई आइलैंड भी दिख रहा है ना, तो वो भी एक पहाड़ है जो कि नीचे है, इतना ही निकला हुआ है। ऐसा भी हो सकता है माउंट एवरेस्ट के बराबर हो, उससे थोड़ा बहुत ही कम हो। इनफैक्ट जो लॉन्गेस्ट, जो हाईएस्ट माउंटेन है हमारा अर्थ के सरफेस पे, दैट इज नॉट माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक, दैट इज आज समुद्र के अंदर है, और उसका आप नाम मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम। अब यहाँ पे एक छोटा सा पहलू आ जाता है, रिफ्ट क्या होती है। एक रिफ्ट सिस्टम होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि मिड ओशियनिक रीजस कैसे बनती है। नीचे लावा है, लावा से कन्वेक्शन करंट जाएंगे ऊपर। कन्वेक्शन करंट मैंने समझा दिया था, अगर नहीं समझ आया पिछली वीडियो देख लीजिए। तो क्या होगा, ये ऊपर क्रस्ट है हमारी, ऊपर लावा जाएगा, क्रस्ट से टकराएगा तो इधर मुड़ेगा और कुछ इधर मुड़ेगा। अब जब ये इधर मुड़ेगा और इधर मुड़ेगा तो ऊपर की क्रस्ट को इधर की तरफ भी धक्का देगा और इधर की तरफ भी धक्का देगा। तो क्या होगा, ये इधर की तरफ चलेगी, ये इधर की तरफ चलेगी। इन्हीं को हम प्लेट्स बोलते हैं, समझ गए? ये इधर मूव करेगी, वो उधर मूव करेगी, और थोड़े टाइम बाद ये हिस्सा वीक हो जाएगा तो लावा बाहर निकलने लगेगा। लावा जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे माउंटेन बनेंगे, वोल्केनिक माउंटेन बनेंगे, और ऐसे ही ये हिस्सा आगे खिसकता रहेगा तो माउंटेन भी आगे खिसकते रहेंगे। ठीक है, ऐसा हजारों किलोमीटर तक होता है, ऐसा हजारों किलोमीटर तक होता है। सपोज कीजिए ये कॉन्टिनेंट्स है, ये कॉन्टिनेंट्स है, तो इस तरह के माउंटेन रेंजेस जो यहां से लेके और यहां तक मिलेंगे पूरे में, और उनकी चौड़ाई भी काफी होती है, विड्थ भी उनकी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या कह रहे हैं, रिफ्ट की बात कर रहे थे हम। पहले रिफ्ट पे आ जाते हैं। रिफ्ट क्या होती है, जब डाइवर्जिंग बाउंड्री बनती है। डाइवर्जिंग बाउंड्री मैंने बता दिया कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? कन्वेक्शन करंट आया, बताया भी, वो इधर जाए इधर गया, तो ये इधर फोर्स लगा रहा लावा, ये इधर फोर्स लगा रहा, सॉरी मैग्मा, है ना। तो ये क्या होगा, तो ये जो ये वाला रीजन होता है ये नीचे धस जाता है, यहाँ पे गड्ढा बन जाता है, उसको रिफ्ट बोलते हैं, रिफ्ट वैली। समझे? सपोज कीजिए ये पूरा का पूरा रीजन है एक, ठीक है, यहाँ पे डाइवर्जिंग बाउंड्री है। अगर ये दोनों इधर को चलेंगे, ये इधर को चलेगा और ये इधर को चलेगा, तो ये रीजन जो वो नीचे आ जाएगा, इसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं। समझ गए? तो यही बोल रहा है कि इट इज क्या, मिड ओशियनिक रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रल रिफ्ट वैली एट द क्रस्ट। सेंट्रल में रिफ्ट वैली होती है, क्रस्ट में बीच में जो होता है, जो माउंटेन रेंज होती हैं उनका जो ऊपर का हिस्सा होता है यहाँ पे, उसमें रिफ्ट वैली होती है। समझ गए? इतना ध्यान रखिएगा। ए फ्रैक्शन प्लेट्यू बता रहा है क्या क्या होता है मिड ओशियनिक रीजन के फीचर्स क्या क्या है, रिलीफ फीचर्स क्या क्या है। एक फ्रैक्शन प्लेट्यू, एक फ्रैक्शन प्लेट्यू होता क्या है कि मान लीजिए एक पहाड़ यहाँ पे, एक पहाड़ यहाँ पे, पीछे भी ऐसे चलते जा रहे हैं आगे, ठीक है, इनके बीच में भरा हुआ लावा, ठीक है। अब ये लावा ठंडा होकर प्लेट्यू बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी कॉम्प्लेक्सिटी और है। क्या होता है, ये जो लावा होता है इसके सोर्सेज डिफरेंट होता है, कभी कहीं से आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, टाइम डिफरेंट होता है। तो इसका कभी कभी मान लीजिए आज भी निकला हुआ लावा है, 1000 साल पहले भी निकला था लावा, तो इनका टाइम पीरियड भी अलग है। तो ये जो लावा होता है इसके ठंडे होने की रेट अलग होती है। कुछ हिस्सा जो है वो पहले ठंडा होता है, कुछ बाद में ठंडा होता है, कंपोजिशन भी दोनों की अलग होती है। तो ये ठंडा होने के बाद अलग अलग रॉक्स में आते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है रॉक्स में। तो इसीलिए क्या होता है, जो प्लेट्यू बनता है, बीच का जो रीजन है ये वाला,
ये पठार टाइप बन जाता है। दोनों इधर के माउंटेन और इधर के माउंटेन के बीच का जो रीजन है जिसमें कि लावा भरा हुआ, क्योंकि लावा तो नीचे से आ रहा है, ये है ना कॉन्टिनेंट, ये नीचे से लावा आ रहा है, तो इसमें यहाँ पे लावा भर गया पूरे में। ठीक है, ये लावा दोनों जो माउंटेन्स के बीच का जो लावा है वो प्लेट्यू बन जाएगा। प्लेट्यू मतलब ऐसा ऊंचा हिस्सा जो ऊपर से प्लेन हो। ये प्लेट्यू तो बनता है, लेकिन इसको फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि लावा की कंपोजिशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है और अलग अलग टाइम पे निकला होता है लावा, तो इसलिए इसकी ठंडे होने की रेट भी अलग होती है। इसलिए यहाँ पे एक प्लेट्यू बन के अलग अलग कई प्लेट्यू बन जाते हैं, जो देखने में भी अलग होते हैं, जिनके कंपोजिशन भी अलग होती है। ठीक है, समझ आ गया? आई होप समझ आ गया आपको फ्रैक्चर प्लेट्यू। और उसके बाद फिर फ्लैंक जोन भी होता है। इन प्लेट्यूज के जो कोने वाला हिस्सा होता है, वहां पे कई बार क्या होता है कि जो कि ये पानी के अंदर जमा हो रहा है, पानी के अंदर इकट्ठा हो रहा है ये लावा, तो जो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तो ये अपनी जो रीजन है उससे बाहर निकल जाता है थोड़ा फैल करके। अभी उन सब चीजों में हम नहीं जाते अभी फिलहाल। ठीक है, तो इनके जो साइड का रीजन है वहां पे काफी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, कभी रॉक्स इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ लावा गिर के इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, उस सबको हम फ्लैंक जोन बोलते हैं। ऑल अराउंड इट्स लाइक, पूरी लेंथ में, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक अगर मिड ओशियनिक रिज चल रही है तो उसके दोनों तरफ ही फ्लैंक जोन मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अ रिफ्ट सिस्टम एट द क्रस्ट इज जोन ऑफ इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी। क्रस्ट के बीच में जो है रिफ्ट सिस्टम है, एक रिफ्ट है, वहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। वो मैं आपको बता ही चुका हूं, वोल्केनिज्म होता रहता है, लावा बाहर, मैग्मा बाहर आता रहता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ आपको समझने के लिए रह नहीं गया होगा। अगर कुछ ऐसा समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं पूरा का पूरा टॉपिक ही दोबारा बता दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज मैंने बताया नहीं है, चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स क्लास थी हमारी, है क्लास 11th की ज्योग्राफी। ठीक है, वो चल रही है, ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस। अब हम ये पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनो। एनसीईआरटी काफी सीक्वेंस में चल रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए तो ये क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।